नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के चौधरी। आज हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। मौसम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि मौसम सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, आर्द्रता, दाब आदि का अल्पकालीन औसतल मौसम कहलाता है। जलवायु होती है कि किसी भी क्षेत्र में वायुमंडल दशाओं जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता आदि यदि दीर्घकालिक मतलब 35 वर्ष से अधिक वर्ष हो, इसमें औसत समय 35 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि जो मौसम तो अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होती है। और जलवायु में किसी भी वायुमंडल की दशाओं, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता यदि दीर्घकालीन हो उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम सीमित क्षेत्र होता है, मौसम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। वायुमंडल दशाओं में तापमान, आर्द्रता, दाब अल्पकालीन होती हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखें भारत की जलवायु की विशेषताएं देखते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार है। कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय व पूर्णतः मानसूनी है। अधिकांश वर्षा केवल जून से सितंबर के मध्य होती है और भारत के उत्तरी भागों में दक्षिणी भागों की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी भागों में जो तापांतर दक्षिणी भागों की तुलना में अधिक होता है। और भारत के उत्तरी भागों में अधिक तापांतर पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय और तटीय भागों में सम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। अब देखें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जलवायु को प्रभावित अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। तुगता इसे ऊंचाई कहते हैं, यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी जलवायु को प्रभावित और जलवायु को प्रभावित करने वाला वायु दाब व पवन तंत्र भी हैं और उच्चावच भी हैं। जलवायु टॉपिक है हमारा, देखते हैं इसका विस्तार। देखते हैं अक्षांश से विस्तार देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति देखें ना। अक्षांश के अनुसार देखें 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण व दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय है। यदि कर्क रेखा की स्थिति देखें, इसके यदि ऊपर चलते हैं तो उपोष्ण कटिबंध है और नीचे देखें तो उष्ण कटिबंधीय है। और उत्तर भाग में दक्षिण की अपेक्षा ज़्यादा तापांतर है। स्थलाकृति देखें तो हिमालय पर्वत है, साइबेरियन की ठंडी हवाओं को रोकता है। जो हिमालय पर्वत है जो साइबेरियन की ठंडी हवाओं को रोकता है, मानसूनी हवाओं को रोकना। और गारो खांसी जयंतिका की क्यूपनुमा आकृति जो कि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखते हैं एल नीनो जो कि गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो का मानसून से व्युत्क्रमणापति संबंध होता है। और समुद्र की दूरी जो कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। 3 ओर से समुद्री घेराव समकारी जलवायु होती है और आंतरिक भाग से ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। मानसूनी पवनें देखें तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं और उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं और उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें चलते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण जेट स्ट्रीम, इसका संबंध जेट स्ट्रीम से है और पूर्वी जेट का मानसून से समानुपाती संबंध है। अब भारत की जलवायु में देखें तो ग्रीष्म ऋतु जो कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य होती हैं। यदि इसकी परिस्थितियां देखें तो सूर्य के उत्तरायण से उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान व निम्न दाबान होता है। और तिब्बत के पठार के तपन से उपोष्ण पश्चिम जेट हिमालय के उत्तर में विस्थापन तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ITCZ का उत्तरायण भाग महाद्वीपीय में प्रबल व निम्न दाब होता है। लू नामक शुष्क तथा उष्ण स्थानीय पवनी की उपस्थिति लू होती है जो कि शुष्क एवं स्थानीय पवनी होती हैं।
और इसका प्रभाव देखें तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव देखें तो लू नामक सूक्ष्म व उष्ण पवन के समुद्री आर्द्र पवनों से अभिसंचरण से मानसूनी पूर्व वर्षा होती है। भारत में निम्न दाब जबकि हिंद महासागर में उच्च दाब होता है और विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाले व्यापारिक पवनों का कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों में रूपांतरित हो जाता है और यह है जो कि केरल अंडमान निकोबार में मानसून की शुरुआत होती है। और यह इसी समय जो केरल और अंडमान निकोबार में ना मानसून की शुरुआत होती है, ग्रीष्म ऋतु में ही जो अंडमान निकोबार में मानसून की शुरुआत होती है। अब देखें तो मानसूनी पूर्व बौछारें क्या है। मानसूनी पूर्व बौछारों का समय अप्रैल मई जो कि ग्रीष्म ऋतु के मध्य पाया जाता है। और इसका मानसूनी पूर्व बौछार होने का कारण क्या है, कारण देखते हैं। उच्च तापमान व निम्न वायुदाब से लू नामक सूक्ष्म व जो उष्ण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। लू का आर्द्र समुद्री हवाओं से अभिसरण होता है। इसका नाम देखें तो केरल व कर्नाटक देखें तो इसमें यदि जो मानसूनी पूर्व बौछारें होती हैं, यदि इसका नाम केरल और कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम पकने में सहायक होती है। मानसून पूर्व बौछारें होती हैं। केरल व कर्नाटक का तटीय क्षेत्र चेरी ब्लॉसम या कॉफी शॉवर पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे नार्वेस्टर जो मानसून से पूर्व बौछारें होते हैं उसे उड़ीसा में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। असम में देखें तो इसे बाडोचिला या चाय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें इसका सामान्य परिचय देखते हैं। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून द्वितीय वायुमंडलीय परिसंचरण की एक आवर्ती पवन है और जिसकी दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। मानसून का प्रभाव 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। भारत में दो प्रकार की मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी पवन से और उत्तर में पूर्वी मानसून पवन से वर्षा होती है। अब देखें शीत ऋतु। शीत दिसंबर से मार्च के मध्य शीत ऋतु। यदि इसकी परिस्थितियाँ देखें तो सूर्य के दक्षिणायन में से उत्तरी गोलार्ध में निम्न ताप उच्च दाब, इसकी जो शीत ऋतु होती है ना, जो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरी गोलार्ध में निम्न ताप और उच्च दाब होता है और हिमालय के दक्षिण में उपोष्ण जेड धारा की उपस्थिति होती है और ITCZ का दक्षिणायन होता है। इसका जो शीत ऋतु के प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव होता है कि उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब व हिंद महासागर में निम्न दाब पवनें चलते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर चलती हैं और उपोष्ण पश्चिम जेट के भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवातों के कारण उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। जो शीतकालीन की वर्षा जो कि भूमध्य शीतोष्ण चक्रवातों के कारण होती है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में ऋतु देखें तो भारत में मौसम विभाग द्वारा जलवायु की अवस्था के आधार पर वर्ष को निम्नलिखित ऋतुओं में बांटा गया है। शरद ऋतु जो कि 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून के मध्य, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर के मध्य। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु जो कि ग्रीष्मकालीन स्थानीय हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन स्थानीय हवाएं चलती हैं और उत्तर भारत में लू चलती हैं जो गर्म हवाएं शुष्क हवाएं होती हैं। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी की हवाएं चलती हैं। अब देखें ये हमने पढ़ लिया। मानसून की क्रियाविधि उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। परंपरागत सिद्धांत या तापीय सिद्धांत। जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, एक तो तापीय सिद्धांत होता है, एक आधुनिक सिद्धांत कह सकते हो या इसे हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका सबसे पहले पढ़ते हैं तापीय सिद्धांत और परंपरागत जो कि शुरू से चलता आ रहा है उस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। और इसके जो तापीय सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? एडमंड हेली तापीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और यह सिद्धांत इसमें क्या है वो देखते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थलीय व सागरीय भाग के तापांतर का परिणाम होता है। जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति है ना, स्थलीय व सागरीय भाग के तापांतर का परिणाम है। तापीय सिद्धांत जो कि एक तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, एक शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु जो सूर्य का उत्तरायण होता है
और इसमें देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निम्न वायुदाब होता है और हिंद महासागर में अधिक वाष्पीकरण के कारण उच्च दाबान, जो ग्रीष्म ऋतु है ना, तो हिंद महासागर में तो उच्च वायुदाब होता है और भारतीय उपमहाद्वीप के जो तापमान वृद्धि के कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। और देखें तो दाब प्रवणता के कारण सागर से स्थल की यदि दाब है ना, दाब यदि सागरों में दाब अधिक है और स्थल में दाब निम्न है तो इसका दाब प्रवणता सागर से स्थल की ओर होगा। और हिंद महासागर में दाब अधिक है तो हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है। दाब जो पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंद महासागर से जो पवनों का प्रवाह है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जो मानसून पवनों का प्रवाह होता है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत में वर्षा होती है। यदि भारत की जो वर्षा कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही भारत में वर्षा होती है। अब देखे हैं शीत ऋतु सूर्य का दक्षिणायन, ग्रीष्म ऋतु में तो सूर्य का उत्तरायण और शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन होता है। और देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब और उच्च दाब होता है। निम्न ताप होता है के कारण वहाँ पर उच्च दाब होता है, यदि जहाँ पर निम्न ताप होगा वहाँ दाब अधिक होगा, कन्फर्म ये। हिंद महासागर क्षेत्र में कम वाष्पीकरण के कारण निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होगा वहाँ ताप अधिक होगा। और देखें तो इसमें जो पवनें ना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर से शुष्क पवनों का प्रवाह होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर शुष्क पवनों का प्रवाह होता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेने के बाद कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। यदि है देखें तो जो शीत ऋतु में वर्षा कौन से तट पर होती है, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम में आता है। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेने के कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इसकी आलोचना देखें तो हिमालय तिब्बत के पठार की भूमिका का वर्णन नहीं है और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण जेट स्ट्रीम की भूमिका का वर्णन इसमें नहीं होता है, इसकी ये आलोचना है। आधुनिक या जेट स्ट्रीम सिद्धांत, हमें तापीय सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आधुनिक या जेट स्ट्रीम सिद्धांत देखते हैं, इसका परिचय देखें। इस सिद्धांत का प्रतिपादक यिन द्वारा किया गया और उन्होंने मानसून उत्पत्ति के लिए ऊपरी वायुमंडल में निम्न वायु दाब का होना आवश्यक बताया है। इनके अनुसार ग्रीष्म काल से पूर्व शीत ऋतु में गंगा मैदान के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर उपोष्ण जेट प्रवाहित होती है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पश्चात ये जेट हिमालय के उत्तर दिशा में विस्थापित हो जाती हैं तथा जेट स्ट्रीम के स्थान पर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती हैं। अब देखें आगे, उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम क्या है। इसका जो उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम इसका विस्तार देखें तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच है और यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जो उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम है ना, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और भारत में पश्चिम विक्षोभ के स्वरूप शीतकालीन वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम देखें, यह एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के उद्भव में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। अल नीनो सिद्धांत देखें, अल नीनो सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलबर्ट वॉकर द्वारा किया गया और गिलबर्ट के अनुसार जब हिंद महासागर के ऊपर वायुदाब निम्न होता है वह प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब अधिक होता है तो यह स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण दोलन को वाकर चक्र भी कहते हैं। इंडोनेशिया के ऊपर से उठती हुई वायु 2 वाकर चक्रों का निर्माण करती है। प्रथम चक्र इंडोनेशिया के ऊपर उड़ती हुई वायु उत्तर पश्चिम भारत में नीचे उतरती है और दूसरे चक्र में यह वायु पूर्वी प्रशांत महासागरीय में नीचे उतरती है। प्रथम चक्र का कमजोर होना भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल होता है और दूसरे चक्र का कमजोर होना भारतीय मानसून के लिए है। यही अल नीनो सिद्धांत है। और वाकर चक्र कमजोर होना अल नीनो धारा की उत्पत्ति होना है। अल नीनो जल धारा के कारण प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और वाहें यहाँ से ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के निकट नीचे उतरने लगती हैं। इस प्रकार वाकर चक्र या दक्षिण दोलन ऋणात्मक होने लगता है तथा भारतीय मानसून कमजोर होता है और दक्षिणी दोलन सूचकांक के ऋणात्मक परिवर्तन को L2 कहते हैं। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। विषुवतीय पछुआ सिद्धांत पवन देखें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन ने किया और इन्होंने मानसून उत्पत्ति के में तापीय प्रभाव को प्रमुख माना और इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म काल में
जो ITCZ का विकास उत्तर भारत की तरफ हो जाता है तथा विश्वत पछुआ पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होने लगती हैं। यही पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं।